जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम लोग समझेंगे अमेरिका के वर्चस्व के बारे में कि अमेरिका अपनी वर्चस्व को कायम रखने के लिए, अमेरिका वर्चस्व रखने के लिए किसी देश पर किस प्रकार का दादागिरी कर सकता है, या किसी देश को कितने हद तक बर्बाद कर सकता है, या उसको आबाद भी कर सकता है, उसको बना भी सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति एक हुआ करते जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 2016 से लेकर 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उन्होंने एक ऐसे देश को बर्बाद कर दिया जिसको नाम से कतर क्राइसिस के नाम से जानते थे। एक गल्फ खाड़ी देश है जिसको इसको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दी थी। आज का विषय का चर्चा इसलिए क्योंकि दूसरी बार भी बनकर आ गए हैं। 2024 से लेकर 2028 के लिए फिर से राष्ट्रपति हो गए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या अब कतर के लिए घातक हो सकता है? इस विषय के लिए समझेंगे कि कतर क्राइसिस क्या था जो कि 2017 में हुआ था। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ट्रंप कैसे कतर को घुटने टेकने को मजबूर किए थे। ठीक है, तो आज के सेशन में समझेंगे कि अमेरिका अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए किस प्रकार से जा सकता है, क्या क्या किसी देश के साथ कर सकता है, और अमेरिका की दादागिरी किस प्रकार से है, और अमेरिका अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए क्या क्या कर सकता है। ठीक है, देखिए कतर क्राइसिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये कतर क्राइसिस में कतर को पूर्ण रूप से आइसोलेट कर दिया गया और पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो इसके पड़ोसी देश थे वो सभी लोग इनसे नाता तोड़ लिए थे। ठीक है, तो कतर क्राइसिस के जिम्मेदार कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे 2016 से लेकर 2020 तक। अब दूसरी बार 2024 से 2028 के लिए फिर से राष्ट्रपति आ गए हैं। तो कतर के लिए क्या घातक हो सकते हैं, इसके लिए आज समझेंगे। ठीक है, आज हम पहले समझते हैं कि कतर है कहां। देखिए विश्व के नक्शे पर देखेंगे जो गल्फ खाड़ी देश, उनमें से खाड़ी में से एक देश है जिसका नाम है कतर। ठीक है, कतर जो है गल्फ खाड़ी के बगल में देश है, जो कि मात्र छोटू से देश है, जिसकी पॉपुलेशन मात्र 30 से 31 लाख की पॉपुलेशन है। इसकी जीडीपी लगभग 220 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कतर जो है एक अमीर देश है और इसकी परचेजिंग पावर जो है क्या है, लगभग एक दूसरे तीसरे नंबर की है। और अमीर होने का रीजन क्या है? अमीर इसलिए है क्योंकि इसके पास नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स में पेट्रोलियम आयन है, पेट्रोलियम गैसेस है, जिस कारण से काफी अमीर। यानी इसके यहाँ जनसंख्या मात्र 30 से 31 लाख है, लेकिन इसके यहाँ पेट्रोलियम और नेचुरल पदार्थ उत्पन्न होने से जिसके कारण से काफी अमीर है। ठीक है, तो कतर जो है काफी अमीर देश है, हमेशा लगभग तीसरे या चौथे नंबर का जो परचेसिंग पावर है या पर कैपिटा इनकम पाया है। अब कतर का जो पर कैपिटा इनकम है लगभग $1.25 के आसपास है। तो बहुत ही अधिक इसके यहाँ पर कैपिटा इनकम है, जिस कारण से एक अमीर देश है। इसके पड़ोसी के देश की बात करेंगे तो यूएई है, ठीक, इसके पड़ोसी में कुवैत है, सऊदी अरब है, सामने ईरान है, ठीक है, बहरीन है, इसके क्या पड़ोसी देश है। ठीक है, तो पड़ोसी देश होने के नाते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके पड़ोसियों से भी। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं कि कतर को किस प्रकार से बर्बाद किया गया था। ठीक है, देखिए कतर से समझने से पहले समझेंगे 2016 से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे। ठीक है, तो उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते बराक ओबामा, जो कि लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, 2008 से लेकर 2012 और 2012 से लेकर 2016। देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 4 साल का होता है, इंडिया में 5 साल का प्रधानमंत्री होता है। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? बराक ओबामा। और अपने कार्यकाल में बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल किए उन जाता थे, उनकी अपनी वर्चस्व थी बराक ओबामा की। तो अमेरिका के द्वारा या अमेरिका के जो जितने भी विकसित देश हैं उनके लिए जो ऑफिस था, एशिया में 2 ऑफिस थे बहुत ही फेमस, जिसका नाम था सिंगापुर या यूएई। तो सिंगापुर यूएई क्या है, जो ऐसे अपने देश को इंफ्रास्ट्रक्चर किए है, अपने यहाँ पर ऐसे प्रकार का विकास किए जो कि जितनी बड़े देश की ऑफिस या बड़े कंपनियां हैं इन देशों में अपनी ऑफिस खुले हैं। ठीक, जैसे वह एसीसी हो गया, एशिया क्रिकेट जो है इसकी ऑफिस, या आईसीसी कहें या फुटबॉल की कहें, या जो जितनी बड़े कंपनियां हैं वो चाहे दुबई की ऑफिस खुले चाहे अपना यूएई सिंगापुर। यानी एशिया में अगर किसी का देश का ऑफिस खुला है किसी कंपनी का तो या दुबई या तो सिंगापुर है। यानी यहां से किसी भी देश को डील करने में आसानी होती है। मान लीजिए एशिया में किसको अपना कोई डील करना है तो अमेरिका या तो सिंगापुर आता है या तो यूएई आता है। जापान को कोई अपना डील करना है तो सिंगापुर या एशिया में आता है। तो एशिया में जो 2 ऐसे देश है जो अपने आप को इस प्रकार का विकसित किए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, जो कि ऑफिस खुले हैं बड़े बड़े कंपनियों का। लेकिन जब बराक ओबामा थे तो उन्होंने सोचे कि हम बिजनेस डील के लिए तो यूएई और सिंगापुर को
तो बात कर लेते हैं, लेकिन किसी आतंकी संगठन से बात करना है तो उसके लिए हमारे लिए पास कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो देखिए, जो जितने भी बड़े देश होते हैं, जितने विकसित देश होते हैं, उनको डर होता है किससे? आतंकी संगठन से। या जो गरीब काफी देश है उससे भी डर होता है। क्यों डर होता है? क्योंकि जो बड़े देश है जैसे अमेरिका हो गया या वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया, इन सभी के पास पैसे बहुत अधिक है और पूरे विश्व में अपना विकास करने के लिए अपना जो इनका सोर्स है लगा देते हैं। चाहे अमेरिका हो तो अमेरिका में, एशिया में भी उसका अपना इन्वेस्ट किया है, अफ्रीका में किया है, हर देश में अपना इन्वेस्ट किया है। तो इनको डर होता है जिससे आतंकी संगठन से या एकदम जो गरीब देश है उनसे भी डर होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो इन्वेस्ट है उसको बर्बाद न कर दे। जैसे अभी हाल ही में देखे होंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है चाइना, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा उनको, चाइना के जो लोग हैं उनको मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि वहां पर कब्जा करते हैं। तो जितने भी अमीर देश है उनको डर होता है आतंकी संगठन से, या कहें जो काफी गरीब देश है उनसे डर होता है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। जब खाने के लाले पड़ते हैं तो अपने जो अमीर देश है उनको भी हमला करते हैं। ऐसे एक उदाहरण है ब्रिटेन का। ब्रिटेन में हाल ही में लगभग 1 वर्ष पहले एक घटना हुई थी कि ब्रिटेन में जो रिफ्यूजी पहुंचे थे, जो माइग्रेट होकर पहुंचे थे, चाहे आपको अफगानिस्तान से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से या इंडिया से कुछ गए थे, तो उनको रिफ्यूजी कहा जाता है। तो उन रिफ्यूजियों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश किए, जिसको कहा गया कि इन जो माइग्रेट है इनको उठाकर एक अफ्रीकी देश में भेजा जाएगा, जिसको कहा गया युगांडा। तो युगांडा देश में भेजने की बात कही और वहां पर भेजा भी गया, और इसके बदले में ब्रिटेन जो है युगांडा को काफी पैसे भी खर्च किए। यानी जो विकसित देश है, जो पैसे वाले देश है, उनको डर होता है गरीब देश और माइग्रेट लोगों से या आतंकी संगठन से। या कहे अमेरिका को याद होगा, जो अमेरिका में जो लादेन ने हमला किया था उसको भी याद होगा। तो जो बड़े देश होते हैं इन्होंने चाहते हैं कि जो आतंकी संगठन है उनसे बात किया जाए, उनसे क्या बात कर कर अपनी समस्या को रिजॉल्व किया जाए या उनकी बात मानी जाए। ठीक इसी प्रकार से बराक ओबामा ने एक समय कहा कतर से कि कतर की, बराक ओबामा एक कतर के राजा है, इनसे बात कर कहा कि आप अपने यहां जो भी जितने आतंकी संगठन है उनकी ऑफिस करवाइए, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि बात करने के कोई स्थान तो होना चाहिए। तो इन्होंने कतर को टारगेट किया या कतर को कहा कि आप अपने यहां आतंकी संगठन करिए। इनमें कौन सा आतंकी संगठन है? चाहे तालिबान का संघ जो ऑफिस हो वो कतर था, ठीक, तालिबान हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, या कहे हमास हो गया, इन सभी का जो ऑफिस है कहां पर खोला गया था? आपका कतर में। लेकिन जैसे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आए राष्ट्रपति, उनकी अलग ही प्रकार की अपना थ्योरी थी या अलग प्रकार की क्या अपनी वर्चस्व थी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप जो है 2016 से लेकर 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जैसे इन्होंने आया तो इन्होंने बहुत सी ऐसे समझौते कराए जो कि आने वाले समय में उनको याद किया जाता है। जिसे इनमें से था अब्राहम अकॉर्ड, जो कि 2018 में इजराइल को मान्यता देने के लिए अरब देशों से आग्रह किया है। अरब देशों को प्रेशर देकर इजराइल को मान्यता दिएगा, जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहता है। और 2018 में यूएई ने इनको मान्यता दिया था, और जो अरब देशों से इनका संबंध भी और अच्छे, यानी डोनाल्ड ट्रंप की इंटरफेयर से इजराइल और अरब देशों में क्या है रिलेशन बेहतर हुआ। इसी के साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके द्वारा अब्राहम अकॉर्ड किया गया, जो कि इजराइल को मान्यता 2020 में दी है। ठीक है, 2020 में क्या यूएई ने इनको मान्यता दिया था। इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, ये सभी क्या इससे संबंध रखते हैं 2020 में। इसी प्रकार से 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के ही प्रयासों से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या संबंध या स्थापित किया गया, यानी पीसफुल मीटिंग कराया गया था। कहां पे? सिंगापुर। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है इस प्रकार की मीटिंग कराया गया, जहां पर नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति आए थे, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग, और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जी इन आए थे। और इनकी मीटिंग जो है किनके प्रयासों से हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप के मीटिंग से हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने कार्यकाल में बहुत से ऐसे फैसले लिए जो कि आने वाले समय में याद किया जाता है। इसी में था कतर क्राइसिस। देखिए कतर क्राइसिस क्या था, देखिए इसको समझिए। देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2016 में, तो 2017 में एक मीटिंग अरेंज की रियाल में, और मीटिंग अरेंज की, इसमें लगभग 55 देशों को बुलाया, और इसमें से कहे कि किस प्रकार से जो गल्फ खाड़ी देश है यहां पर आतंकी संगठन से किस प्रकार से बचाया जाए, इस मीटिंग में भाग लिए थे, जिसमें लगभग 55 देश थे। देखिए 2017 को इनमें लगभग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीट्स
55 अरब एंड मुस्लिम लीडर्स, यानी इसमें 55 देश है जो कि अरब थे, इसके साथ साथ मुस्लिम संगठन या मुस्लिम कंट्री के देश थे। कितने? 55। तारीख यानी 20 मई 2017 को, ठीक है। अब 2016 में राष्ट्रपति बनकर आए थे। इसके जब यहां पर आया, इसके 2 दिन बाद, इसके 3 दिन बाद एक न्यूज आता है। कब आता है? मई 2023 मई 2017 को टाइम इंडिया नोटरी 11:45 यानी रात को 11:45 पर एक खबर छपती है। किसमें? कतर का जो एक न्यूज है अल जजीरा में खबर छपती है। खबर क्या छपती है? इसमें कहा गया है कि जो अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है उतना बेहतर नहीं है, सही नहीं है। उससे तो बेहतर क्या है, ईरान की पॉलिसी बेहतर है। क्या कहा गया था? द कंट्रोवर्शियल स्टेट्स, यानी एक कंट्रोवर्सी मैसेज आया जिसमें कहा गया 23 मई 2017 को, यानी मीटिंग के 3 दिन बाद 11:45 रात को में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया था कि कतर के एजेंसी अल जजीरा में कहा गया था कि अमेरिका की पॉलिसी सही नहीं है, ईरान अपने यहां पर पॉलिसी सही है, ईरान की पॉलिसी सही है। और जैसे 11:45 में यहां पर मैसेज आया, इसके मात्र 5 घंटे के अंदर लगभग 4 देश इससे नाता तोड़ दिए। देखिए 11:45 में हुआ और यहां देखिए 5:50 सुबह बजे यहां पर बहरीन ने कहा कि हम कतर से अपनी जितनी भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको समाप्त करते हैं, आपसे संबंध तोड़ते हैं। इनके जस्ट बाद 6 बजे सऊदी अरब भी यहां पर इनसे नाता तोड़ देता है। देखिए 11:55 रात को हुआ था और सुबह आते ही इन्होंने 4 देश इससे नाता तोड़ दिए। इसके साथ 6:10 में यहां पर यूएई ने कहा कि हम आपसे नाता तोड़ते हैं। इसके साथ साथ इजिप्ट भी है, इनसे नाता तोड़ देता है। यानी चाहे ये खबर सही हो या गलत, लेकिन 5 घंटे के अंदर 4 देश जो है कतर से अपनी संबंध तोड़ देते हैं। इनमें था बहरीन था, सऊदी अरब था, कतर था, यूएई था, ठीक है। तो 4 देश जो है अपनी नाता तोड़ देते हैं। जिस प्रकार से समझिए, मान लीजिए आप एक व्यक्ति है और आपके रिश्तेदार आपसे एकाएक नाता तोड़ देते हैं तो आपकी क्या हालत होगी? कहे कि हम आपसे संबंध नहीं रखते हैं, नहीं आपके शादी विवाह में आएंगे, नहीं हम आपके घर पाएंगे, नहीं आपसे कोई काम करेंगे, यानी हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, तो आपकी स्थिति क्या होगी? इसी प्रकार जो कतर है, कतर के पड़ोसी देश है, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इजिप्ट, इनसे एकाएक नाता तो देते कि हम आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी फ्लाइट है, जितनी भी फ्लाइटें अबू धाबी यानी यूएई से कतर के जाते उन फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया था। चाहे सऊदी अरब से जो जा रही थी, दुबई से जा रही थी, इन सभी को फ्लाइटों को मूव कर दिया गया या उनको कैंसिल कर दिया गया था। यानी अमेरिका जो कतर है, कतर पूर्ण रूप से क्या आइसोलेट है। इसके पीछे कौन था? इसके पीछे अमेरिका था, ठीक है। तो अमेरिका के द्वारा ही जो यहां पर कहा गया सभी फ्लाइटें चेंज हो गई। इनके पीछे कौन था? अमेरिका था। और इसके लीडर कौन थे? तो सऊदी अरब। और देखिए क्या सभी फ्लाइटें जो फ्लाइटें आ रही थी कतर जाने के लिए वो न जाकर इनसे रुक गई, और जाना भी था तो ईरान के रास्ते होकर जा रही थी। यानी कतर को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया, यानी इसको इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया गया है, पूर्ण रूप से तोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ कतर की प्रक्रिया क्या रही, कतर ने क्या कहा, कतर का रिस्पांस क्या था इस न्यूज पर? तो कतर ने कहा कि ये जो न्यूज है ये फर्जी तरह से आया, इसको हमारे चैनल को हैक, यानी हमारे जो सिस्टम इसको हैक करके एक गलत न्यूज दिया गया, जो कि हम इस प्रकार के नहीं है। इसके साथ इन्होंने कहा है जितने भी देश हमारे से संबंध तोड़े उन 4 देशों को अपना कदम पीछे उठाना चाहिए, क्योंकि ये वैध नहीं, संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक है, ठीक है। तो अपने यहाँ कतर जो है इसको पूरे रूप से खारिज करता है। लेकिन यहां पर क्या है, कतर पूरी रूप से आइसोलेट हो गया था, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बहाल करना है, अगर संबंध बहाल करना है तो आपको 13 डिमांड मानने पड़ेंगे। किसको? कतर को डिमांड दिया गया, कतर को एक डिमांड मांगा गया कि 13 डिमांड्स बाई प्रोसेसिंग द कतर की, यानी कतर से 13 डिमांड मांगे। देखिए 1 से 1 2 3 टोटल 13 डिमांड किया गया कतर की। आप इसको मानेंगे तब हम आपसे संबंध रखेंगे, नहीं तो अन्यथा हमसे आपसे संबंध नहीं रखेंगे। तो 13 डिमांड क्या है? 13 डिमांड में किस प्रकार से कतर ने मारा और कब जाके माना, ठीक है। देखिए यहां क्या है, अरब स्टेट्स इशू द 13 डिमांड टू द एंड ऑफ द कतर गल्फ क्राइसिस। देखिए गल्फ क्राइसिस को कतर क्राइसिस के नाम से जानते हैं। देखिए 4 देश कौन थे? सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इन सभी का जो लीडर निकल कर आया था सऊदी अरब। और सऊदी अरब किसके पीछे काम कर रहा था? अमेरिका, यानी अमेरिका के द्वारा सऊदी अरब को टारगेट किया गया था या सऊदी अरब को लीडर बनाया गया था इन सभी मामलों में। तो इसमें 13 डिमांड क्या था? पहले डिमांड था कि ईरान के साथ जो है राजनीतिक संबंध तोड़ दो। इसके साथ साथ जो
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ठीक, जो आपके यहाँ पर रहते हैं उनको भी बैन करो, उनको भी अंकुश करो या अपने यहाँ से निष्कासित करो, ठीक है। इसके साथ साथ कहा गया कि जो आतंकी संगठन है उनमें से जो प्रमुख है, जिसको नाम से मुस्लिम ब्रदरहुड है या दईश आतंकवादी समूह या अलकायदा, जो अलकायदा अल्लादीन वाला है, ठीक, इन सभी या लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप है, इन सभी संगठन को अपने यहाँ से वापिस हटाओ और इनको क्या है आतंकी संगठन समूह को घोषित करो, ठीक है। ये तीसरा तीसरा क्या, अल जजीरा का उनके सहयोगी स्टेशन को बंद किया जाए। इसके साथ साथ चौथा क्या है, देखिए कुछ न्यूज है जिनको अरबी 21, रस्द, अल अरबी, इन सभी को जो मिडिल ईस्ट है समाचार को बंद करो, इन आलोड को बंद करो अपने यहां से। इसके साथ साथ कहा जाए कतर में जो तुर्की के वर्तमान सैनिक तुम्हारे यहां है उनको भी समाप्त करो। छठा पॉइंट कहा गया कि सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात, मिस्र और बहरीन और अमेरिका में जिन देशों को आतंकी संगठन हुआ है, जिनको आतंकी कहा है, उनको भी आप बैन करो और उनको क्या है अपने देश से बाहर निकालो, ठीक है। और उनको क्या है आतंकी संगठन को फंडिंग जो देते हो उनको भी रोको। देखिए यहां पर कतर क्या इन सभी को फंडिंग दे देता है आतंकी संगठन को। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, बहरीन, जिन आतंकी संगठन तुम्हारे यहाँ छिपे हैं उनको हमको सौंपो, ठीक, जिनको हम उनको सौंपना की बात की गई। और नेक्स्ट कहा गया कि संप्रभु देशों में आंतरिक मामलों को बंद करो, यानी हमारे यहाँ जो इंटरफेयर करते उनको बंद करो, और जो हमारे यहाँ के जो नागरिक तुम्हारे यहाँ शरण लिए हैं, नागरिकता दे हैं, उनको नागरिकता देना भी बंद करो। यानी जिस प्रकार से समझिए हमारे यहाँ नीरव मोदी भाग क्या का ब्रिटेन में, अगर इंडिया कहे कि हम तुम ब्रिटेन से संबंध तोड़ देते हैं, अगर तुम नीरव मोदी को वापस लाते हो तभी हम तुमसे संबंध रखते हैं, तो क्या ब्रिटेन क्या हिल जाएगा। देखिए अगर राजनीतिक संबंध में कहा जाए कि जो हमारे आतंकी संगठन है उनको वापस दो, या हमारे यहाँ व्यक्ति जो तुम्हारे शरण लिए उनको शरण देना बंद करो। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया था कि सऊदी अरब, यूएई, मिस्र से हमारे यहाँ जो लोग भागे हैं तुम्हारे, जो उनको नागरिकता दी हो उनको देना बंद करो। इसके साथ साथ सऊदी अरब, यूएई और बहरीन का है जो राजनीतिक विपक्ष की पार्टी या विपक्ष जो तुम संबंध रखते हो उनको संबंध भी समाप्त करो। और हाल के वर्षों में कतर की नीतियों के कारण जो जान मान की हानि हुई है उनकी वित्तीय नुकसान की भरपाई भी करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 2014 में सऊदी अरब में समझौते के अनुरूप सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक जो इसे बात है इनको तालमेल बैठाने के लिए काम करो इस पर, ठीक। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कतर को प्रस्तुत किए जाने वाले 10 दिनों के भीतर इन सभी को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो हम इसको अमान्य कर दिया जाएगा। नहीं, अल्टीमेटली 10 दिन का समय दिया गया था कतर को। इसके साथ कहा गया कि जो मांग है इन सहमति जताने पर पहले साल में हर महीने में ऑडिट किया जाएगा कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इसके दूसरे वर्ष में हर तिमाही, यानी पहले साल में हर महीने, दूसरे साल में हर तिमाही, और 10 साल की लगातार 10 साल तक इसका अनुपालन करना पड़ेगा। तुम निगरानी में रहोगे। एक 13 पॉइंट जो है सऊदी अरब कतर से डिमांड किया, ठीक है, और डिमांड करने के बाद ही इसको बहाल हुआ। अब देखिए कतर क्या है, कतर के जो इनकम सोर्स है उसकी जो पूरी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो गई, जिस कारण से कतर ने हेल्प लिया अमेरिका का, क्योंकि इसके पीछे तो अमेरिका ही था। तो कतर कॉल ऑन ट्रम्प हेल्प द सॉल्व द गल्फ क्राइसिस को सॉल्व करने की बात कही गई, जिसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने बात किया, कौन, कतर के राजा हैं। तो ट्रंप कहे कि ठीक है हम आपकी समस्या को समझते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करते करते इन्होंने लगभग 3.5 साल बिता दिए, यानी 3.5 साल तक तो कतर को पूर्ण रूप से आइसोलेट कर दिए, यानी उसको कहीं व्यापार करने में तोड़ दिए, यानी उसकी इकोनॉमी को तोड़ दिए, ठीक है। तो इन्होंने 2017 में क्राइसिस हुआ था, और 2021 में जाकर इन्होंने जो इनसे संबंध तोड़े थे, चाहे सऊदी अरब, यूएई या कतर, बहरीन, इनसे के द्वारा इन सभी को संबंध जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या बात कराया गया, तो क्या है, सऊदी अरब, कतर टू साइन द ब्रोकन द डील ऑफ गल्फ क्राइसिस, यानी इस पर साइन किया गया। इसमें कौन कौन देश थे, सऊदी अरब, कतर एंड अदर्स गल्फ कंट्रीज आर द एक्सपेक्टेड टू द साइन एग्रीमेंट ऑन द ट्यूसडे। डेट क्या था, 4 जनवरी 2021 को। और इसमें लगभग क्राइसिस के लगभग 3.5 साल तक जो है कतर को पूर्ण रूप से आइसोलेट या इसको बर्बाद किया गया था। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। इसके पीछे कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, जो कि 2016 से लेकर 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
अब बात होती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा जो है ट्रम्प है बनकर आ गए हैं, और जो कि 2024 से लेकर 2028 तक अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। तो आने वाले समय अब कतर का व्यवहार किस प्रकार होता है, या जो ट्रम्प है, ट्रम्प का नेचर किस प्रकार से कतर को फिर से क्या बैन किया गया या किसको आइसोलेट करने की बात हो सकती है क्या। तो कतर किस प्रकार से अपनी खुशी या अपने को इनको किस प्रकार से खुश कर सकता है ट्रम्प को, कि इन पर जो क्राइसिस न लगाए, यानी ट्रम्प को खुश करने के लिए कतर क्या क्या कर सकता है, इन सभी को महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि अगर ट्रम्प अपने आप को दोबारा से वही काम किए तो कतर को दोबारा क्या भुगतना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि कतर क्राइसिस क्यों हुआ था और इसके पीछे कौन था, और अमेरिका अपनी हिजमनी या दादागिरी करने के लिए किसी देश को किस प्रकार से प्रतिबंध कर सकता है या किस प्रकार से उसको आइसोलेट कर सकता है। ये अमेरिका के वर्चस्व के बारे में बात है या अमेरिका की वर्चस्व की कहानी है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।